नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनाली और आज है हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित पाटीदार सर। आज इनसे हम जानेंगे कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में। सर आप मुझे ये बताइए, क्या हमें कॉटन बड से कान साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए सोनाली, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं सबको साफ बता देता हूँ। कान को साफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कान की एक प्रक्रिया होती है, अपने आप वो कान साफ होता रहता है। जो कान का मैल, सोकॉल्ड आप बोलते हैं कि मैल है या वैक्स है, ये प्रोटेक्टिव होता है कान के पर्दे को बचाने के लिए और साथ ही साथ इन्फेक्शन को भी बचाने के लिए। तो इसको अगर आप कॉटन बड से साफ करने की कोशिश करेंगे तो वो दबेगा। इनफैक्ट वो बाहर का जितना भी मैल है वो अंदर घुसता जाएगा और कई बार ये तकलीफ बढ़ाता है। और उसकी वजह से कई लोग हमारे पास आते हैं, कान में बहुत दर्द हो रहा है सर, अचानक से दर्द होने लगा। स्पेशली स्विमिंग पूल या कहीं नदी में कहीं भी डुबकी लगाई या नहाने गए, उसके बाद तकलीफ ज़रूर लेके आते हैं कि कान में तकलीफ हो रही है। तो हम यही बोलेंगे कि कान को साफ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी तकलीफ होती है तो नज़दीकी ईएनटी को आप दिखा सकते हैं। क्या साइनस की प्रॉब्लम होती है तो हमें ठंडा खाना जैसे दही, केला, क्या ये सब बंद कर देना चाहिए? देखिए, इसमें काफ़ी लोगों का अलग अलग मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। तो जो भी है आप रूम टेम्परेचर का पिएं। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है तो जितना ज़्यादा गुनगुना पानी पिएंगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। जो भी बलगम है या नाक के अंदर जो भी कफ है वो धीरे धीरे पिघल के आता है। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा खट्टा ये चीज़ें नहीं खाएं। स्पेशली शाम के समय होता है, शाम को 4 या 5 बजे के बाद वो नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आवाज़ बैठ जाती है तो क्या हमें धीरे धीरे या फुसफुसा के बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। इवन आप जब चिल्लाते हैं, जितनी मसल्स आपकी गले की होती हैं, जो बोलने की होती हैं, जो बोलने में मदद करती हैं, उससे भी कई ज़्यादा फुसफुसाने में कंट्रोल ज़्यादा होता है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें तकलीफ बढ़ सकती है। तो हमें फुसफुसाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जब कभी भी गले में अगर आपको बैठने की तकलीफ है या गला ख़राब होने की तकलीफ हो रही हो, उस समय बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, बहुत ज़्यादा फुसफुसा के बातें नहीं करना है। जितना गले को आप आराम देंगे उतना अच्छा। गले में जितना तरल पदार्थ पिएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, गुड़गुड़ करके, थोड़ा थोड़ा करके, तो उतना गीला रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्या नाक की हड्डी बढ़ने का ऑपरेशन बड़ा खतरनाक होता है? देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है। नाक की हड्डी कभी बढ़ती नहीं है। ये नाक का सेप्टम, पर्दा होता है, जो 2 तरीके से होता है। एक कार्टिलेजिनस होता है और एक बोनी पार्ट होता है। कार्टिलेजिनस पार्ट जो होता है ना, वो बोनी भी नहीं होता है, जैसे कान का पिन्ना होता है या वैसा रहता है। लेकिन इसका शेप अगर टेढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उसको एंडोस्कोपिकली रिमूव करते हैं। तो उसमें कोई भारी चीराफारी करने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा डेविएशन या बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो उसमें भी अगर हम करते हैं तो छोटा सा इंसिजन दे के भी हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ है, इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रूटीन में हम लोग करते हैं और बिना स्कार मार्क के, और बिल्कुल अच्छे से हो सकती है सर्जरी। कुछ लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों में गला खराब होना या बार बार टॉन्सिल होना ये उम्र के साथ ठीक हो जाएगा, क्या ये सच है? देखिए, ये आधा सच और आधा झूठ है, दोनों चीज़ें। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन या कफ एंड कोल्ड होता है बार बार, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है। मान लीजिए अगर अभी 1-2 हफ्ते पहले अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से बच्चों को कुछ हो रहा है, तो उनको कोई एंटीबायोटिक वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप घर के जो ट्रीटमेंट है उससे आप ठीक कर सकते हैं। नज़दीकी पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का ओवरडू करने की वजह से और तकलीफ बढ़ सकती है। तो लेकिन अगर ये बार बार, मान लीजिए 1 हफ्ते पहले उसको वायरल इन्फेक्शन हो और फिर से सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आप, मेरा ये मानना है कि तुरंत कोई भी स्पेशलिस्ट को, पीडियाट्रिशियन को या ईएनटी को आप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये तकलीफ बढ़ाकर आपके कान की सुनने की क्षमता, नाक से सांस लेने की क्षमता को भी कम करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ब्रेन तक नहीं पहुंचती है। बच्चे हमारे पास कंप्लेन करके आते हैं पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा स्नोरिंग हो रही है, खर्राटे ले रहे हैं बच्चे, मुंह से ही सांस ले रहे हैं, तो ये थोड़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है। इसको हमको फिर ट्रीट करना या इंटरवेन करना मेडिसिन से या फिर ऑपरेशन से ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना ईएनटी से रिलेटेड कुछ मिथ और फैक्ट्स के बारे में। अगर आपके भी ऐसे कुछ सवाल है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए सहज हॉस्पिटल विजिट करें। और इसी तरह अगर आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।